नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हमारे मूल अधिकार जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और अब हम जो मूल अधिकारों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पिछले वर्षों में आए हुए अलग अलग एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम से लेकर के और चाहे राजस्थान हो या बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये 50 प्रश्न मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही होते हैं और जितने सही होते हैं लिख के जरूर बताइएगा कि इतने सही हुए हैं। आप प्रश्नों के उत्तर साथ साथ में लिख सकते हैं या जैसे मैं आंसर आपको बताता हूं कि ये होगा और आपने वही सोचा तो आप अपना मार्क करते चले यूं कि जैसे एक सही, दो सही, तीन सही, चार सही। तो फिर आप उनको काउंट कर सकते हैं कि इतने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और इसके साथ ही 50 में से अगर 45% से ऊपर आपके सही होते हैं तो बहुत जबरदस्त और शानदार कंडीशन है आपकी। इसी प्रकार से जो है वो तैयारी करते रहें। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। बीपीएससी 2005, ये अलग अलग एग्जाम में लिखा हुआ आगे किसमें कौन सा आया है और बार बार अलग अलग एग्जाम में इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आए हैं। तो जो बार बार रिपीट हुए हैं वो मैंने नहीं लिए। फिर लमसम समझ लीजिए कि जितने भी प्रश्न बन रहे हैं हर एग्जाम में वो इन्हीं 50 के इर्द गिर्द हैं, मूल अधिकारों से संबंधित। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को और सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। तो क्या होगा इसका? देखिए इसका सही उत्तर क्या है, डी है। आप जब मूल अधिकार पढ़ते हैं तो आर्टिकल 12 जो है उसमें डेफिनेशन है राज्य की और आर्टिकल 13 जो है वो किससे संबंधित है, जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है, न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। उसमें यह क्या व्यवस्था है कि न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो कि मूल अधिकारों से असंगत है, उससे हटके है। तो मौलिक अधिकारों के लागू करने की जो शक्ति है वो किसके पास में, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के पास में। इसके बाद में जब आप आर्टिकल 32 पढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसमें देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो तो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो याचिका यानी पिटीशन लगा सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत 5 रिट जारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबेस कॉर्पस जिसको कहते हैं। उसके बाद में कौन सा आता है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा यानी को वारंट हो। तो सही उत्तर इसका डी होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और तीसरा है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। ये आईएएस 1996 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो क्या है इसका सही उत्तर? एक दो सही है, दो तीन सही है, एक दो तीन सही है और कोई भी सही नहीं है। तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा। आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से सोचिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके अधिकार का उल्लंघन होगा। देखिए जब आप आर्टिकल 19 पढ़ते हैं स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत चुप रहने का अधिकार भी है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जो है वो अपने डिसीजन देता रहता है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यही नहीं है कि बोलोगे या जो अपने विचार हैं, आपके थॉट हैं, उनको आप किस तरह से व्यक्त करते हो। चुप रहने का भी अधिकार भी जो है वो भी वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति के अंतर्गत है। तो इसमें सारे ही सही है, ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है कि राष्ट्रगीत को गाने के लिए बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। इसके बाद में है तीसरा प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान
करता है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? देखिए, अल्पसंख्यकों को अपनी पहली बात तो है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित आर्टिकल हैं कौन से, ये आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 29 और 30। तो अब इनमें है क्या क्या? अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार, यह है आर्टिकल 30 में। और डिटेल में जाए तो आर्टिकल 30 का सब क्लोज 1 जो उप अनुच्छेद है, सब आर्टिकल 30 का 1, उसके अंतर्गत है ये वाला पॉइंट। और आर्टिकल 29 जो है वो क्या है? तो इसके अंदर जो भारत के अंदर जो प्रत्येक नागरिक है जिनकी अपनी विशेष भाषा हो या लिपि हो या कोई संस्कृति हो, तो उसे उनको बनाए रखने का अधिकार होगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टिकल 29 के अंतर्गत हेडिंग जरूर है हमारे संविधान की कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह कहा कि यहां अल्पसंख्यक तो है ही है, इसके साथ बहुसंख्यक भी हैं, उन्हें भी अपनी जो भाषा या कोई लिपि या संस्कृति है तो उसे भी बनाए रखने का अधिकार है। तो संविधान के अंदर अल्पसंख्यक जरूर लिखा हुआ है आर्टिकल 29 में कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो है समय समय पर अपने डिसीजन देता रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अल्पसंख्यक तो है ही है, इसके साथ ही बहुसंख्यकों को भी जो है वो सब अधिकार है अपनी भाषा संस्कृति लिपि को बनाए रखने का। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और धर्म का अधिकार। तो समानता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का भी है, धर्म का भी है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है वो अब मूल अधिकार नहीं है। ये पहले था जब संविधान बना था, उसके बाद में जब 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, तो इसको विधि ये मूल अधिकार से हटा करके कहां रख दिया? विधिक अधिकार के अंदर रख दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300 क में। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और पहले ये कहां था? ये एक तो आर्टिकल 31 में था जिसमें था संपत्ति का अर्जन, तो वहां से हटा दिया गया। और जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जो पहले 7 फ्रीडम थी, उसमें 19A के अंतर्गत जो चय वाली फ्रीडम थी वो भी संपत्ति से संबंधित थी, तो उस चय को भी हटा दिया गया है मूल अधिकार से, और आर्टिकल 31 को भी हटा दिया गया है, यानी निरसित कर दिया गया है जो प्रावधान था इसमें संपत्ति का। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो सही उत्तर जो है क्या होगा? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद और सज्जन सिंह वाद। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? केशवानंद भारतीवाद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इस केस में कि संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल जो 368 है, तो उसको क्या विधि माना जाए या नहीं माना जाए मूल अधिकारों के संदर्भ में? क्योंकि एक तरफ हम मूल अधिकारों में ऐसा कहते हैं कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का हनन करती हो या उनको शून्य करती हो या उनको कम करती हो। आर्टिकल 368 में हम ये कहते हैं कि संविधान के अंदर जो होता है हमारा क्या संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। तो फिर ये दोनों चीजें आपस में टकरा रही है, तो क्या संशोधन मूल अधिकारों में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें डिसीजन दिया कि साहब बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन जो मूल ढांचा है संविधान का वो चेंज नहीं होना चाहिए, मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। तो कौन सा वाद है? केशवानंद भारती वाद। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा अधिकार। अब देखिए, शिशु इसमें लिखा हुआ था ब्रैकेट में इस प्रश्न में, तो मैंने एज इट इज इसको लिखवाया है। तो अब क्या होगा इसका? क्या है ये? कौन सा अधिकार है ये? मूल अधिकार है। तो अब चूंकि मूल अधिकार हम पढ़ रहे हैं, चूंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत है, वहां यह राज्य के लिए एक तरह से कर्तव्य बताया गया था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करे। और अब तो कई जगह हो चुका है, मूल जो कर्तव्य है उसमें 11वां मूल कर्तव्य भी यही है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके अभिभावक उन बच्चों को शिक्षा दिलाएं, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है
मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का मतलब हो गया पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक, कि ये शिक्षा तो दिलवाएं, ये उनका कर्तव्य है। जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों में राज्य का कर्तव्य है, वैसे ही मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। लेकिन यहां शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 21 क के तहत यह नया इसमें जोड़ा गया था, सब आर्टिकल क, तो ये मूल अधिकार है। नेक्स्ट आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा? यह तो मैंने बहुत बार रिपीट किया है पूरे मूल अधिकार पढ़ाते समय। तो क्या होगा सही उत्तर? ये इनके आगे देखिए जो लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा ये सैकड़ों परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, तो मैंने वो प्रश्न छाटे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। हर बार इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा पेपर रहता है मूल अधिकारों का, तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। क्या होगा इसका? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अंबेडकर जी ने कहा था कि पूरे संविधान में हम मूल अधिकार पूरे भाग 3 में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसका हनन हो गया, उसके पास कोई उपचार ही नहीं है, तो इस मूल अधिकार का होगा क्या? तो व्यक्ति बस वो होकर रह जाएगा खुश, कर यार मेरे पास इतने मूल अधिकार हैं, लेकिन उपचार नहीं वे तो फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कौन सा आर्टिकल है ये? 32। निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? यह भी जैसे आया हुआ है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का, शोषण का और संपत्ति का। तो हालांकि वैसे ऊपर आया था, उसी से मिलता जुलता सा प्रश्न है ये एक। कौन सा मूल अधिकार जो है इसके अंतर्गत नहीं आता? अब संपत्ति का अधिकार नहीं आता। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, समानता का भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? यह एमपीपीसीएस 2010 में प्रश्न पूछा गया है। तो समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या होगा इसका? इस प्रश्न में आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। देखिए मैं बताता हूं इसका। समानता का अधिकार है, धर्म पालन करने का भी अधिकार है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन समान आवास का अधिकार यह नहीं है। आप भारत में कहीं भी जा सकते हो, बस सकते हो, अपना निवास बना सकते हो, लेकिन संविधान आपको समान आवास का अधिकार देगा सबको, कि सबके एक जैसे घर होंगे, सबको एक जैसा आवास जो है वो संविधान के द्वारा एक मूल अधिकार होगा, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। कहीं भी बसने की स्वतंत्रता या कहीं भी आवास करने का अधिकार वो अलग हो गया, लेकिन समान आवास का अधिकार के साथ सबको समान आवास मिलेगा, ऐसा तो कोई अधिकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। कितना अच्छा प्रश्न है ये। मौलिक अधिकार है वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले और कठोर। तो क्या है? तो बिल्कुल सही है, इसका वाद योग्य होगा, बिल्कुल वाद योग्य है। मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है? हमें राज्यों के विरुद्ध प्राप्त है। हालांकि इसमें कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं जो हमें व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। जैसे इसमें कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो राज्यों के विरुद्ध तो प्राप्त है ही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमें व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। तो कौन कौन से आर्टिकल हो सकते हैं? एक तो आर्टिकल 17 है, 17 हो गया, 23 है, 24 है, 15(2) है। ये ऐसे आर्टिकल हैं जो हमें व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। वैसे मूलतः मौलिक अधिकार हमें राज्यों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। तो वाद योग्य है, बिल्कुल वाद योग्य है। आर्टिकल 32 इसी के लिए बनाया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशंसन से संरक्षण प्राप्त करता है? तो सही उत्तर जो है वो इसका क्या होगा? आर्टिकल 19 और आर्टिकल 22, 21 और 20। तो आप देखिए इसका सही उत्तर क्या है। तो देखिए आपको बता देते हैं, इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 20। देखिए दोहरा दंड का मतलब है एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता, 2 बार उसको पनिश नहीं किया जा सकता। और स्व अभिशंसन क्या होता है? व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि तुम जाके बिल्कुल क्या तुम एक्सेप्ट करो कोर्ट में कि तुमने ये अपराध किया है।
जब उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और उसको कहो नहीं बस अब तू स्वीकार कर ले बस। व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वीकार करता है, वो एक अलग कंडीशन है। आप जबरदस्ती उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और यही कारण है कि कोर्ट में हमेशा जो फैसला होता है, डिसीजन होता है, वो एविडेंस के आधार पर होता है, सबूत के आधार पर होता है कि क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है। व्यक्ति खुद क्यों बोलेगा ये कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, वो एक अलग कंडीशन है कि वो स्वेच्छा से स्वीकार कर रहा है। उसने मान लीजिए कोई मर्डर कर दिया घर में किसी का, और जाकर के पुलिस थाने जाकर के कह दिया कि ये लो साहब मैंने तो मार दिया इसको, कोर्ट में भी गया कैसा बिल्कुल मारा है मैंने, तो वो कोई स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं है, वो उसने इच्छा से बोल रहा है। लेकिन आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, और एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दे सकते। वो एक मूवी आई थी अंधा कानून वाली, मैंने आपको उदाहरण दिया था उसका। उसमें अमिताभ बच्चन जो होता है उसको एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, और अमरीश पुरी की हत्या के जुर्म में उसको 20 साल की सजा होती है। वो जब जेल की सजा करके बाहर आता है, तो बाहर आकर के ये देखता है कि अमरीश पुरी अभी भी जिंदा है। वो मरा नहीं था जान से, लेकिन किसी और की लाश घेर करके उसको ऐसा कर दिया कि मर गया वो। और वहां वो कोर्ट के सामने उसे मारता है। अब वही कोर्ट, वही जज साहब, तो जज साहब उसको कहते हैं भाई इसको पकड़ो, इसने तो मर्डर कर दिया। वो कहता है साहब इसके मारने के जुर्म में तो मैं 20 साल की सजा काट चुका हूं, तो आप एक ही अपराध के लिए मुझे 2 बार सजा नहीं दे सकते। तो अमिताभ बच्चन ने जेल में क्या पढ़ा था? संविधान पढ़ा था उस मूवी के अंदर। उसको पता था कि आर्टिकल 20 जो है वो काम करेगा और मुझे दोहरे दंड से संरक्षण देगा। एक ही अपराध के लिए आप व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं दे सकते। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 20 हो गया इसका। इसके बाद में है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करो। मौलिक कर्तव्य, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल ढांचे का सिद्धांत, इंसानों मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध। तो मिनर्वा मिल्स, संविधान का अनुच्छेद 23, संविधान का 42वां संशोधन, और केशवानंद भारती केस। अब देखिए, अब आप पहले ऑप्शन के आप ऊपर मिलाओ इसको। मौलिक कर्तव्य जो है ये क्या हो जाएगा? ये संविधान का 42वां संशोधन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में। तो ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड। अब बस ये मिल गए। अब तो अब आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सारे मिले में या मिला लो इसमें। बी का 4, ये रहा बी का 4। मूल ढांचे का सिद्धांत, मिनर्वा मिल्स केस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण केस था जो कि मूल ढांचे से संबंधित था संविधान के। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अंदर संसद मूल ढांचे में परिवर्तन हो, ऐसा चेंज नहीं हो सकता। ये मिनर्वा मिल्स केस की बात कर रहे हैं हम। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, केशवानंद भारती केस। और मानव व्यापार के अनैतिक व्यापार का प्रतिषेध, यह है संविधान का आर्टिकल 23। तो 3-4 हो गया, मूल ढांचे का 1, और इंसानों वाला ये 2 हो गया। तो ए हो गया यूपीपीएससीएस 2010 में। मतलब यूपीपीएससीएस का मतलब है जैसे यहां हमारे आरएस का एग्जाम होता है, तो वैसे वहां ये एग्जाम है। तो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संपत्ति का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, और एक कानूनी अधिकार है। तो अब आपको मैंने बता दिया, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार जरूर था, लेकिन वहां से हटा करके उसको 301 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये डी हो जाएगा इसका। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? किस अनुच्छेद में प्रावधान है? ऐसे होगा, प्रावधान है, गलत टाइप हो गया होगा। तो अब क्या होगा? आर्टिकल 20(3), आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 74, यूपी लॉ 2004। और बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अभी जो मैंने आपको बताया, अब उसी का ही डिटेल में पूछ रहा है कि ये किस में है बताओ। तो इसमें अगर 20(3) किसी को याद नहीं भी हो, तो भी उसको पता है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी आत्म अभिशंसन। और वो किस में है? आर्टिकल 20 में है। तो 20 इसमें, इसके अलावा बाकी 3 ऑप्शन में है नहीं, तो ए हो जाएगा। आर्टिकल 20 का 3 है। देखिए, दरअसल आर्टिकल 20 के बारे में आप 3 चीजें पढ़ते हैं, 1, 2 और 3। ये सब आर्टिकल है आर्टिकल 20 के, 20(1), 20(2) और 20(3). 20(1) क्या कहता है कि जिस समय जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया हो, उस समय जो विधि लागू थी
उसी विधि के अनुसार, उसी लॉ के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जिस समय कोई अपराध किया और उस समय फांसी की सजा का प्रावधान ही नहीं है उस केस उस जुर्म में जो उसने किया, और 4 साल बाद में फांसी की सजा का प्रावधान हो जाता है कि आज से कोई व्यक्ति ये वाला कृत्य करेगा तो इसमें फांसी की सजा होगी, और उस व्यक्ति का केस अभी भी चल रहा है जिसका अब तक निर्णय नहीं हुआ, तो क्या उस व्यक्ति को फांसी की सजा हो सकती है? क्या नहीं हो सकती, क्योंकि 4 साल पहले जिस समय उसने जो अपराध किया था उस समय उस केस में उस जुर्म के अंदर फांसी की सजा नहीं थी। तो ये हो गया 20(1). 20(2) क्या कहता है? जो मैंने आपको बताया था कि एक ही अपराध के लिए 2 बार, एक से अधिक बार जो है उसको सजा नहीं दी जा सकती। और 20(3) ये कहता है कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो 20(3) हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? देखिए, भारतीय संविधान में कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जो नागरिकों को प्राप्त है, यानी वो भारत का नागरिक हो, उसके पास सिटीजनशिप हो, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं। व्यक्तियों में नागरिक के अलावा अनागरिक भी आ गया, मतलब नागरिक तो, भारत का नागरिक तो व्यक्तियों में आ ही गया। व्यक्ति एक बड़ा टर्म है जिसमें नागरिक भी शामिल हो जाता है, अनागरिक भी शामिल है, यानी विदेशी व्यक्ति भी शामिल है। व्यक्ति एक बड़ा टर्म है। तो भारत के अंदर कोई व्यक्ति, भारतीय भूमि पर कोई व्यक्ति है, तो चाहे वो अनागरिक यानी वो विदेशी है लेकिन है तो भारत की भूमि पे, लेकिन उसको अनागरिक बोलेंगे, व्यक्ति के अंदर आएगा, वो नागरिक में नहीं आएगा। तो कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध स्वतंत्रता, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो मैं आपको बता देता हूं। अब आपने सारे वीडियो लेक्चर सब चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, आप फटाक से बता दोगे, आप 1 सेकंड भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सही उत्तर होगा ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। यानी सीधी सी बात है कि जो आर्टिकल 14 है समता का अधिकार, कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। देखिए, आर्टिकल 14 में भी दो बातें हैं, एक तो विधि के समक्ष सभी समान होंगे, और एक है विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष सभी समान है, जो कि डाइसी का सिद्धांत है कि विधि से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, विधि से ऊपर कोई नहीं है। वो हमने व्यवस्था ली है ब्रिटेन से, और विधियों का समान संरक्षण ये हमने लिया है अमेरिका से। तो है तो आर्टिकल 14 में, और ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है आर्टिकल 14, चाहे नागरिक हो और चाहे विदेशी हो, या अनागरिक मतलब अनागरिक हो। बाकी भेदभाव के विरुद्ध वाला, स्वतंत्रता का, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यह भारत के अंदर नागरिकों को प्राप्त है। 15 क्वेश्चन में 22 मिनट हो चुके हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और नर जातीय अल्पसंख्यकों को, अल्प हो जाएगा इसमें, अल्पसंख्यकों। क्या होगा इसका? IAS 1999 1999 में आया हुआ क्वेश्चन, क्या होगा इसका? तो किसी बात कर रहा है भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में। आप जब संविधान अगर पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल 30 में देखिए, जो मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 30 का सब आर्टिकल क्या है? एक, धर्म व भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अधिकार होगा। तो सही उत्तर इसका होगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान में यह नर जातीय जैसी टर्म कहीं नहीं है, तो यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का अधिकार समता का, आर्टिकल 13, 14, 15 और 16। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें, 1 और 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 और सभी चारों। तो आपको पता होना चाहिए कि समता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 से 18। अब इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? 14 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, यानी 2, 3, 4। 2, 3, 4 कौन से हैं? ये सी हो जाएगा इसका, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, और धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार।
तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता वाला अधिकार जो है वो आर्टिकल 25 से 28 तक है। 25, 26, 27, 28 चार आर्टिकल ऐसे हैं जो धर्म से संबंधित हैं। अब क्या क्या है उसमें? धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, बिल्कुल है। आर्टिकल 25 जब आप पढ़ते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने अंतर्मन से, अंतःकरण से जिस धर्म को मानना चाहता है उसको माने, उस धर्म के अनुसार आचरण करने का, जैसा उस धर्म में लिखा हुआ है। जैसे हर धर्म में अपना अपना एक होता है, जैसे हिंदू है वो मंदिर जाता है, भगवान के आगे हाथ जोड़ता है, पूजा करता है, अलग है। मुस्लिम के अंदर अलग एक बना हुआ है सिस्टम, ईसाई के अंदर अलग है, जैन बौद्ध में अलग है। तो सबका अपना एक अलग सिस्टम है। उसको स्वतंत्रता है कि मैं मेरे धर्म के अंदर जो चीज है उसके अनुसार मैं मेरा आचरण करूं, और अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। तो बिल्कुल सही है। सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, यह भी हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। संविधान में उल्लेख है इसका, जहां लिखा है स्पष्टीकरण। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, बिल्कुल है। राज्य अगर बनाना चाहे तो बना सकता है। कई सुप्रीम कोर्ट के केस हुए हैं जिन्होंने यहां इस तरह का डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, यह नहीं है, चार नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 1, 2, 3, ये हो जाएंगे 1, 2, 3। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आईएएस 2001। आईएएस में जो प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं, बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, लेंदी प्रश्न होते हैं। अनुच्छेद 16(2), 29(2), 30(1), 18(1) क्या है? राज्य सेना या विद्या संबंधी है ये, सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म या जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अभी बताया मैंने ऊपर आपको, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा इसका। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाला ऑप्शन कि राज्य जो है, देखिए आर्टिकल 18 क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधि को इंग्लिश में कहते हैं टाइटल। तो राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। आर्टिकल 18 का सब आर्टिकल है 1, उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। अब इसमें डी का फर्स्ट कौन से में है? दो ऑप्शन है जिनमें डी का फर्स्ट है, ये है एक, तो ये है। अब आगे और देखो, आर्टिकल 29(2) क्या है? किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति या इनमें से किसी भी आधार पर जो है ये राज्य से सहायता प्राप्त करने वाला जो है शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित। अच्छा, अनुच्छेद 16(2) ऊपर रह गया। 16(2) ये हो जाएगा सेकंड, हो जाएगा ये सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में, यानी समान अवसर दिया जाएगा सबको। तो 16(2) का हो गया, ए का हो गया सेकंड। तो ए का सेकंड, इसमें भी ए का सेकंड है, इसमें भी ए का सेकंड है। अब हमें और देखने हैं, 4 3 है या 3 4 है? ये इसमें 2 2 रिपीट हो गया, इस ऑप्शन में 2 जगह 2 बार है। अभी देख लेते हैं इसको, और ये गलत टाइप हो गया होगा प्रिंट में। तो क्या हो गया? ए का सेकंड हो गया। उसके बाद 29(2) क्या है? संचालित करने का मौलिक, ये शैक्षिक संस्थान प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। बी का हो जाएगा फोर्थ, ये हो गया। तो बी का फोर्थ ये वाला हो गया, और सी का हो गया थर्ड, ये वाला। तो सी का थर्ड, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। तो अब आपके हो गया क्लियर। मैं फिर से बता देता हूं, आर्टिकल 16 में क्या है? अवसर की समानता है,
मतलब सीधी सी बात है, जो भी सरकारी सेवाएं हैं किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा अवसर के मामले में। हाँ, वो आगे अपवाद हैं, 16(1) और 16(2) के बाद में जो अनुच्छेद हैं वो फिर कुछ स्थानों पर निर्बंधन लगाते हैं कि राज्य भेद कर सकता है, लेकिन वो उसके पास तर्क हैं, कई लॉजिक हैं उसमें। तो 16(2) का क्या हो गया, सार्वजनिक नियुक्ति में सेकंड हो गया। फिर अनुच्छेद 29(2) क्या है, अपनी पसंद की ये जो किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति से असम पोषित राज्य सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो बी का हो जाएगा फोर्थ। और 30(1) जो है इसका क्या हो जाएगा, ये सी का थर्ड हो जाएगा और फिर डी का हो जाएगा फर्स्ट। फिर क्वेश्चन 20 क्या है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। गैर नागरिकों को मतलब विदेशों को भी प्राप्त है। तो कौन सा है, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या, नहीं है। देश के किसी भाग में घूमने और बसने का अधिकार नहीं है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यह आर्टिकल 32 जो है ये जरूर है। तो ये सभी व्यक्तियों को है, क्योंकि कुछ अधिकार यहां ऐसे हैं जो व्यक्तियों को भी प्राप्त है, जैसे समता का अधिकार हो गया आर्टिकल 14। तो कई अधिकार हमारा ऐसे हैं यहां जो व्यक्तियों को यानी गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो फिर उपचार का अधिकार तो सभी के लिए है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अभी तो क्वेश्चन 50 हैं, काफी ज्यादा हैं, और मैं सोच रहा हूं एक एक क्वेश्चन को मैं समझाते हुए, व्याख्या करते हुए आगे चलें। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए 20 में से आपके कितने सही होते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके 20 में से मान लीजिए 18 से ज्यादा सही हैं, 18, 19, 20, तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं, आपको बहुत अच्छे से याद है। 17 भी सही है, 16 भी सही है, 15 से कम नहीं होने चाहिए। एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो 15 से अगर कम सही हो रहे हैं इसका मतलब और ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 इतने सही हो, सब बहुत शानदार है, सब बढ़िया है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो बाकी आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।